हेलो साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 24/7 में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग झारखंड के कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को झारखंड से संबंधित कुछ टॉपिक को बताया था। आइए आज हम लोग नदी के बारे में जानते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारा एक यहाँ पे सीख मोटिवेट के रूप में उभर कर आती है। क्या सीख है कि दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है, दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हमें दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि चेहरे पर लगे दाग को साफ करते हैं। उसी प्रकार कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय हमें अपनी कमी दूर करनी चाहिए। मतलब जैसे आईना हम लोग को देखते हैं तो हम लोग क्या करता है, आईना हम लोगों को दाग दिखाता है तो हम लोग आईना को नहीं तोड़ते हैं, मिरर को नहीं तोड़ते हैं, बल्कि चेहरे पर जो हम लोग का फेस पर दाग लग जाता है उसे हम लोग साफ करते हैं। उसी प्रकार यदि हमारे अंदर कुछ कमी है तो कमी को स्वीकारो और उसे दूर करने का प्रयास करो, क्योंकि क्रोध करने से कुछ नहीं होता है। आप हार गए तो क्रोध मत कीजिए, आप असफल हो गए तो क्रोध मत कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए, फिर से प्रयास करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ हम सेशन की आगे लेके चलते हैं। आइए हम यहाँ मेरा हेडलाइन है झारखंड के प्रमुख नदियाँ। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा जो कि बहुत भी आई है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में, झारखंड के हर एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। तो यहाँ पे है दामोदर नदी। मेरा जो पहला नदी है वो कौन है? दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड में प्रवाहित होने वाले, कहाँ पे प्रवाहित होता है? झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी दामोदर छोटा नागपुर के पठार में पलामू क्षेत्र से निकलकर वन क्षेत्र से होती हुई हजारीबाग और मानभूम के रास्ते आगे बढ़ती है। इस नदी का उद्गम स्थान पलामू जिले में है। तो हम लोग का क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे लंबी नदी झारखंड का कौन चीज़ है? तो हम लोग बोल सकते हैं दामोदर नदी। और ये कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल यदि पूछेगा तो कौन है? पलामू जिले में है। दामोदर नदी देवनद नाम से प्राचीन साहित्य में उपलब्ध है। क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन साहित्य में दामोदर नदी के किस नाम से जाने जाते हैं? तो हम लोग यहाँ पे देवनद नाम से उपलब्ध है, तो देवनद नाम में टिक करेंगे। आइए फिर दामोदर नदी को आगे लेके चलते हैं। यह पलामू जिले से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। तो पलामू जिले से निकलकर कहाँ पे? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए बंगाल में प्रवेश कर जाती है, जहाँ रानीगंज, आसनसोल औद्योगिक क्षेत्रों से होती हुई दुर्गापुर से वर्धमान और बांकुड़ा जिले के सीमा में प्रवेश कर जाती है। दामोदर बांकुड़ा के निकट से होती हुई हुगली के साथ मिलकर, मतलब यह कहाँ से निकलकर किधर जाती है? हजारीबाग क्रॉस करता है, गिरिडीह, धनबाद होकर बंगाल में प्रवेश कर जाता है, जहाँ बंगाल में रानीगंज, आसनसोल और यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ पे फैक्ट्री वाला एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ में दुर्गापुर से वर्धमान और बांकुड़ा जिले के समीप से प्रवेश कर जाती है। दामोदर बांकुड़ा के निकट से होते हुए किस नदी के साथ मिल जाता है? हुगली के साथ, हुगली नदी के साथ मिल जाती है बंगाल में और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई बंगाल में मिल जाती है। और यदि पूछेगा दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? तो 290 किलोमीटर है। दामोदर की सहायक नदियों में कोनार, बोकारो और बराकर कोनार, बोकारो और बराकर प्रमुख है। तो पूछ देगा कि दामोदर की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो कोनार है, बोकारो और बराकर है। चिरकुंडा के पास दामोदर में बराकर नदी मिलती है। चिरकुंडा नाम का एक स्थान है जहाँ पे बराकर नदी मिल जाती है दामोदर के साथ। इसी बराकर नदी पर मेथन बांध बना हुआ है। और मेथन बांध कहाँ बना हुआ है? दामोदर नदी पे ही मेथन बांध बना हुआ है। तो इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर सहायक नदी। फिर बराकर नदी पे कौन सा बांध बना हुआ? तो मेथन बांध बना हुआ है।
अब हम लोग स्वर्ण रेखा नदी के बारे में जानेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग दामोदर नदी से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जैसे यहाँ मैंने डिटेल में बता दिया। आइए अब हम लोग स्वर्ण रेखा नदी के बारे में जानते हैं। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार के भूभाग से रांची जिले के रांची से पठारी इलाका से निकल के नगड़ी गांव से हुए, कौन गांव से पूछ सकता है, स्वर्ण रेखा कौन गांव से बहती है, नगड़ी गांव से बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश कर जाती, दामोदर तो बंगाल में प्रवेश करती थी, लेकिन नगड़ी गांव जो है बहते हुए स्वर्ण रेखा नगड़ी गांव से बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। रांची जिला से बहते हुए स्वर्ण रेखा पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रवेश करती है, पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रवेश करती है। इसकी सुनहरी रेतों में सोना मिलता है और स्वर्ण रेखा नदी के सुनहरी जो रेता होता है, बालू के कण होता है, उसमें सोना मिलने का चांस रहता है, इसलिए इसे हम लोग स्वर्ण रेखा नदी के नाम से जाने जाते हैं। और यह कैसी नदी है, मौसमी बरसाती नदी है। यदि पानी गिरेगा बाढ़ आ जाएगा, पूरा पानी रहेगा, नहीं गिरेगा सूखा पड़ जाएगा, यानी मौसम संबंधित यह नदी है। यह रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में हुंडरू जलप्रपात बनाती है। मतलब जो स्वर्ण रेखा नदी है वो रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में, किस दिशा में, तो पूछ सकता है कि स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा में हुंडरू जलप्रपात बनाती है, तो उत्तर पूर्वी दिशा में 28 किलोमीटर उत्तर पूर्वी दिशा में हुंडरू जलप्रपात बनाती है, जहाँ से यह 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। और जो हुंडरू जलप्रपात है वो कितना फीट की ऊंचाई से गिरती, 320 फीट की ऊंचाई से। राणू रांची इसकी सहायक नदी है, राणू, राणू इस तरह से ढ होगा, ड नहीं होगा, राणू। यह राणू रांची इसकी सहायक नदी है। राणू रांची में जो है उसकी एक सहायक नदी है, जो होरहाब से निकलकर सिल्ली से, होरहाब से निकलकर सिल्ली से दक्षिण तोरांग हो जाएगा, दक्षिण तोरांग रेलवे स्टेशन से, सिल्ली में जो दक्षिण रेलवे स्टेशन है, तोरांग रेलवे स्टेशन से दक्षिण पश्चिम में मिल जाता है। राणू जहाँ सहायक नदी है ना, वो कहाँ पे मिल जाता है, होरहाब से निकलकर सिल्ली में दक्षिण तोरांग रेलवे स्टेशन से दक्षिण पश्चिम में मिलती है। यह नदी मार्ग में जोन्हा के पास एक जलप्रपात का निर्माण करती है। और कहाँ पे, यह जो नदी है स्वर्ण रेखा नदी जोन्हा जलप्रपात के पास एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जो 150 फीट की, कितनी फीट, 150 फीट की ऊंचाई पर है। कितनी फीट ऊंचाई पर है, 150 फीट पर। यह जलप्रपात गौतम धरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि जोन्हा जलप्रपात को हम लोग किस जलप्रपात के नाम से जानते हैं, तो गौतम धरा के जलप्रपात। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी कांची, मैंने स्वर्ण रेखा का जो प्रमुख सहायक नदी वो कौन है, कांची है, जो राधु, फिर यहाँ राड़ू नदी को क्या राधु लिखा गया है, जो राढ़ू के संगम स्थल से दक्षिण में मिलती है। यह भी तोमार यहाँ होगा हिंदी में, यह भी तोमार से दक्षिण में दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। जो राढ़ू संगम स्थल है दक्षिण में मिलती है, और यह जो राढ़ू नदी है वो भी दक्षिण में, मतलब रांची में ही दक्षिण में दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा लिए गए सेशन से छांट के उत्तर दे सकते हैं। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और समझें, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि आज तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को मैं इस तरह के नए नए वीडियो झारखंड से संबंधित देने का हर हाल में प्रयास करूंगा। फिर मैंने यहाँ पे क्लास में चलते हैं कि यह भी तोमार में दक्षिण से दसम जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसकी ऊंचाई कितना है, दसम जलप्रपात की 144 फीट है। विशेषता यह है कि उद्गम से लेकर सागर में मिलने की सहायक नदी नहीं बनाती। स्वर्ण रेखा जो है ना, वो इसकी कोई भी सहायक नदी, स्वर्ण रेखा खुद किसी की सहायक नदी नहीं है। बंगाल की खाड़ी में गिरती या सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती, इसके 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर राड़ू, कांची और खैरकई, मतलब इसकी जो सहायक नदी, जो स्वर्ण रेखा का सहायक नदी वो कौन कौन है, राड़ू है, कांची और खरकई, 3 प्रमुख सहायक नदी जो पूर्व दिशा से बहती हुई इसमें आ मिलती है। इसमें मतलब पूर्व दिशा से बहती हुई इसमें आ मिलती है, पूर्व दिशा से। आप लोग समझ पाए होंगे स्वर्ण रेखा नदी कहाँ, यह 320 फीट की
जो यह है नगड़ी गांव से बहते हुए कहाँ उड़ीसा में प्रवेश करता है। फिर यह जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करता है। राड़ू कांची खरकई सहायक नदी है इसकी, और जो राड़ू नदी है उसी पर एक क्या बना हुआ दसम जलप्रपात का दसम वाटरफॉल का निर्माण करती है, जिसका ऊंचाई कितना दसम वाटरफॉल का 144 फीट है। और स्वर्ण रेखा नदी में स्वर्ण के कण पाए जाते हैं, रेत में कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी है। और यह पूर्व दिशा में बहती हुई, मतलब यह सीधे और सहायक यह जो नदी है वो कहाँ बहती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अब हम लोग आगे रिवर के बारे में जानते हैं, जिसमें मेरा है बराकर नदी। हम यह अपने मौखिक के द्वारा बताने के प्रयास करेंगे और स्लाइड में इम्पोर्टेंट वर्ड लिख देंगे। आप लोग मेरे मौखिक में जो हम मुंह से जो बोल रहे हैं उसे सुनने और समझने की प्रयास कीजिएगा। जो बराकर नदी है अभी किस प्रकार का नदी है, बराकर नदी बरसाती प्रकार का नदी है। यह भी बरसाती प्रकार की नदी है, जो छोटा नागपुर के पठार से निकलकर हजारीबाग गिरिडीह धनबाद और मानभूम में जाकर दामोदर नदी में मिल जाती है। यह हजारीबाग गिरिडीह धनबाद और बोकारो में से गुजर प्रवेश होकर कहाँ पे मिल जाती है, दामोदर नदी में मिल जाती है। इस नदी पर दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत मेथन बांध बनाया गया। और इसी नदी के परियोजना पर कौन बांध है, मेथन बांध कहाँ है, मैंने बताया मेथन बांध कहाँ पे है, दामोदर नदी पर मेथन बांध है, जो जिसमें क्या होता है, मेथन बांध में बिजली का उत्पादन होता है। मेथन के पास बराकर नदी के तट पर कल्याणेश्वरी नामक देवी का मंदिर है। मैंने कल्याणेश्वरी नामक देवी का मंदिर कहाँ पे है, बराकर नदी पे है। तो जो नदी है कल्याणेश्वरी दामोदर नदी पर, उसी के तट पर कल्याणेश्वरी नामक देवी का मंदिर भी है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट रिवर के बारे में जानते हैं। बराकर नदी से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, दामोदर में मिल जाती है। और कहाँ से बहती है, हजारीबाग गिरिडीह धनबाद और मानभूम में जाकर दामोदर नदी में मिल जाता है। फिर हम लोग उत्तरी कोयल नदी के बारे में जानेंगे। उत्तरी कोयल नदी, यह नदी रांची के पठार से निकलकर, कहाँ से निकलता है, रांची के पठार से, रांची के पठार से निकलकर पाट क्षेत्र में ढालों पर घूमती हुई उत्तर की ओर प्रवाहित होती। पाट मतलब क्या होता है, पाट मतलब समतल क्षेत्र में घूमती हुई उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए उसे उत्तरी बोला जाता है। औरंगा और अमानत नदी इसकी सहायक नदी है। तो इसकी सहायक नदी कौन है, औरंगा और अमानत। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो औरंगा और अमानत इसकी सहायक नदी है। यह नदी गर्मी के मौसम में सूख जाती, मतलब यह भी मौसम पे डिपेंड है। ज़्यादा बारिश हुआ तो बाढ़ आ जाएगा, अकाल मतलब यदि बारिश ना हुआ तो सूखा हो जाएगा, मतलब। और यह गर्मी में बिल्कुल सूख जाता है उत्तरी कोयल जो नदी है। लेकिन वर्षा के दिनों में बाढ़ के साथ उमड़कर बहने लगती, मैंने मौसम पे डिपेंड है। पूरा पानी गिरा तो बाढ़ की तरह बहने लगेगा, गर्मी हुआ सूख जाएगी। बूढ़ा नदी महुआ डांड क्षेत्र से निकलकर, बूढ़ा नदी महुआ डांड क्षेत्र से निकलकर सेरंगदांग पाट के दक्षिण में इससे मिलती है। और जो बूढ़ा नदी है महुआ डांड से क्षेत्र से निकल, मैंने बूढ़ा नदी इसमें मिल जाता है दक्षिण में। इन दोनों नदियों को मिलन का महत्व बूढ़ा घाघ जलप्रपात, मतलब जो उत्तरी कोयल नदी और जो बूढ़ा नदी मिल जाते हैं ना, तो उसी पे जो जहाँ पे मिल जाती है वहाँ पे एक वाटरफॉल का निर्माण करती, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बूढ़ा घाघ जलप्रपात के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन नदी से मिलने से बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण हुआ है, तो बन सकता है क्वेश्चन उत्तरी कोयल नदी और बूढ़ा नदी, जो महुआ डांड क्षेत्र से निकलकर सेरंगदांग पाट के दक्षिण से इससे मिल जाती है। और बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितना, इसका हाइट है लगभग 142 मीटर, मैंने 142 मीटर बूढ़ा घाघ जलप्रपात की हाइट है, मैंने ऊंचाई है, जहाँ से यह पानी गिरती है। आप लोग उत्तरी कोयल नदी के बारे में जान गए। आइए अब हम लोग दक्षिणी कोयल नदी के बारे में जानेंगे।
दक्षिण कोयल नदी, यह नदी रांची के निकट नगड़ी गांव के पहाड़ी से पश्चिम में बहती हुई, देखो नगड़ी गांव से कौन नदी निकला था हमारा, नगड़ी गांव से स्वर्ण रेखा नदी भी निकला था और यहाँ से भी निकला था। और यह मतलब किधर, यह पश्चिम की ओर बहता, दक्षिणी कोयल नदी पश्चिम में बहती हुई लोहरदगा पहुँचती, यह पूर्वी सिंहभूम पहुँच जाता था उड़ीसा से प्रवेश करके, लेकिन यह कहाँ पहुँच जाती है, यह पहुँच जाता है मेरा लोहरदगा पहुँच जाता है। और फिर लोहरदगा से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है। लोहरदगा जाने के बाद 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है और यह लोहरदगा तथा गुमले जिले से होते हुए सिंहभूम में प्रवेश करके अंत में यह नदी गंगापुर के पास शंख नदी में मिल जाती है। और दक्षिण कोयल नदी कहाँ मिल जाती है, शंख नदी में मिल जाती है। कहाँ पर, शंख नदी में जो मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, गंगापुर के पास मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, और इसका जो सहायक नदी वो कौन नदी है, कारो सहायक नदी है। इसी स्थान पर कोयला कारो परियोजना का निर्माण किया गया, और जो इसी स्थान मतलब जहाँ बड़ी कारो सहायक नदी है तो इसी स्थान पर एक परियोजना का निर्माण किया गया जिसका नाम है कोयला कारो परियोजना। क्या है, कोयला कारो परियोजना। दक्षिण कोयल नदी के बारे में यही जानकारी है कि यह लोहरदगा नगड़ी गांव से पश्चिम दिशा में बहता है और लोहरदगा से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है और लोहरदगा तथा गुमला जिले से होते हुए, कहाँ से, लोहरदगा तथा गुमला जिले से होते हुए सिंहभूम में प्रवेश करके अंत में यह गंगापुर के पास शंख नदी में मिल जाती है। और इसका जो सहायक नदी कारो और कारो नदी के आसपास ही कोयला कारो परियोजना का निर्माण किया गया है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट नदी के रिवर्स के बारे में जानते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट नदी है वो स्वर्ण नदी है। कौन नदी है, स्वर्ण नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक पठार से निकलने वाली यह नदी पटना के निकट गंगा नदी में मिलने से पूर्व 780 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह कहाँ से निकलती है, मैकाल पर्वत से। मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकल जाती है और यह 780 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा नदी के मिलने से पहले ही यह कितना 780 किलोमीटर दूरी करती है। इन नामों से भी इस नदी को पुकारा, जैसे जैसे स्वर्ण नदी को हम लोग सोनभद्र भी कह सकते हैं। क्या है इसका इन नाम, सोनभद्र है इसका इन नाम, हिरण्यवाह है, इसका अलग अलग नाम है हिरण्यवाह। यह झारखंड के लिए 45 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है और यह झारखंड के लिए 45 किलोमीटर लंबा सीमा बनाती है नदी। अमरकंटक से आते आते इसका प्रवाह पूर्व की ओर हो जाता है और वो जो अमरकंटक से इसका जो प्रवाह आता है वो बहने लगता है पूर्व दिशा की ओर। यह नदी झारखंड की उत्तरी पश्चिमी छोर पर सीमा का निर्माण करती है। यह उत्तरी पश्चिमी जो है ना, इसी एरिया में यह सीमा का निर्माण करता है झारखंड का। यह पलामू की उत्तरी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है और पलामू के बॉर्डर से प्रवाह होते हुए यह बनाती है जिसकी एक विशाल सहायक नदी उत्तरी कोयल है। और सोन नदी का जो सहायक नदी है वो कौन नदी है, उत्तरी कोयल, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, उत्तरी कोयल नदी। और इसका जो महत्व हमने इम्पोर्टेंट है जो स्वर्ण नदी का, वो केवल झारखंड का सीमा बनाने में ही इम्पोर्टेंट है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट नदी के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट नदी मेरा जो है वो है कनहर नदी। कनहर नदी यह नदी राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पलामू की दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्माण करते हुए उत्तर की ओर बढ़ती है। मतलब उत्तर पश्चिम एरिया में पलामू की दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्माण करते हुए उत्तर की ओर बढ़ती है। कनहर नदी सरगुजा को पलामू से 80 किलोमीटर तक बांटती है। कनहर नदी जो है वो सरगुजा
सरगुजा, सरगुजा को पलामू से 80 किलोमीटर तक बांटती है। कितना? 80 किलोमीटर तक। इस नदी की उत्पत्ति सरगुजा से होती है, लेकिन यह नदी गढ़वा में भंडरिया प्रखंड में प्रवेश करती है और यह रंका प्रखंड की पश्चिमी सीमा से होते हुए धुर्की प्रखंड में प्रवेश करके अंत में यह नदी पश्चिम की मुड़कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। मतलब जो है यह लास्ट में यूपी में प्रवेश कर जाता है। तो यह जो उत्पत्ति जो हुआ इस नदी का वो सरगुजा, कहाँ से हुआ है? इसका जो उत्पत्ति हुआ वो सरगुजा से हुआ है। सरगुजा से हुआ है। और लेकिन जो यह नदी है वो गढ़वा में भंडरिया प्रखंड, कौन प्रखंड? भंडरिया प्रखंड में प्रवेश कर जाती है और फिर यह रंका प्रखंड में, फिर कहाँ पे? रंका प्रखंड में पश्चिमी सीमा से होते हुए यह धुर्की प्रखंड में, मतलब यह केवल प्रखंड में ही प्रवेश करती है, धुर्की प्रखंड में। पहला कौन प्रखंड? गढ़वा से, मतलब सरगुजा से यह नदी का मतलब उत्पत्ति हुआ है और यह नदी सरगुजा से होते हुए गढ़वा में प्रवेश कर जाता है। गढ़वा में कहाँ? भंडरिया प्रखंड में, और भंडरिया प्रखंड के बाद यह रंका प्रखंड चल जाता है और इसकी पश्चिमी सीमा से एरिया लगाते हुए यह दुर्की प्रखंड में प्रवेश करके अंत में यह नदी पश्चिम की ओर मुड़कर यूपी में प्रवेश कर जाती है, उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग कनार नदी के बारे में जाने। आइए अब हम लोग नेक्स्ट नदी के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट नदी मेरा है फल्गु नदी। यह नदी कौन नदी है? फल्गु नदी। यह नदी भी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। अनेक छोटी छोटी सरिताओं के मिलने से, सरिता मतलब क्या होता है? नदी होता है, तो मतलब छोटे छोटे नदी से मिलने से इस नदी का मुख्य धारा बनती है, जिसे निरंजना भी कहते हैं। इस नदी का नाम निरंजना भी है। इसको अंतःसलिला या लीलाजन भी कहते हैं। इसका नाम अंतःसलिला या लीलाजन भी कहते हैं। लीलाजन, निरंजना, फिर क्या है? सलीला, अंतःसलिला भी कहते हैं। मतलब इसका जो नाम है अंतःसलिला, लीलाजना, निरंजना। बोध गया के पास मोहना नामक सहायक नदी, कहाँ पे? बोध गया के पास। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। तो बोध गया के पास मोहना नामक सहायक नदी से मिलकर यह विशाल रूप धारण कर लेती है। बोध गया में एक मोहना नामक नदी है, मोहना नामक, और इसी सहायक नदी से विशाल मतलब बड़ा नदी का रूप धारण कर लेती है और गया के निकट इसकी चौड़ाई सार्वधिक पाई जाती है। और गया में जो है, बोध गया कहाँ है? गया के आसपास, और गया में इसकी जो चौड़ाई सबसे अधिक है। पितृपक्ष के समय देश के विभिन्न भागों से लोग फल्गु स्नान के लिए जाते और पिंडदान करते हैं। और इस नदी का जो महत्व है, महत्वाकांक्षा हम लोग देख सकते हैं। तो जो बोध गया में दर्शन करने आते हैं, वहाँ पे पिंड देने के लिए लोग आते हैं। तो यह नदी में, फल्गु नदी में स्नान करते हैं और पिंडदान करते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट है कि लोग यहाँ पे स्नान करते हैं, पिंडदान जब बोध गया में करने आते हैं तब। फिर मेरा है कौन नदी? सकरी नदी। सकरी नदी झारखंड से निकलकर यह उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई किऊल और मरोहर नदी के साथ मिलकर गंगा के ताल क्षेत्रों में बिखर जाती है। मतलब ये सिंपल नदी है। मतलब किऊल कहाँ पे है? बिहार में है, जहानाबाद से पीछे किऊल। तो यह झारखंड से निकलकर, कहाँ से निकलकर? झारखंड उत्तर पूर्व की ओर बहती है। कहाँ पे? उत्तर पूर्व की बहती हुई किऊल और मोरहर नदियों के साथ। और कौन नदी? मरोहर नदी नहीं, मोरहर नदी। मोरहर नदी के साथ यह गंगा में प्रवेश कर जाती है, समझा? तो यह कहाँ प्रवेश कर जाती है? गरहर किऊल में निकल के मोरहर नदी के सहायता से, कौन नदी के सहायता से? मोरहर नदी के सहायता से गंगा में प्रवेश कर जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नदी के बारे में जानेंगे। अभी तक मैंने 6-7 नदी के बारे में जाने, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। झारखंड के सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में के लिए यह इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग यदि मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, ताकि आप लोगों का सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट के रूप में हमें ऊर्जावान बनाएगी।
मेरा चैनल का जो नाम है, और साथ साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिल सके। और मेरा जो चैनल का नाम है वो क्या है, स्टडी पॉइंट 24*7। तो आप लोग मेरे चैनल में जुड़ के झारखंड और अदर स्टेट की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।